सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसे इलास्टिसिटी भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें कई पार्ट हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिक मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एटसेट्रा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्टडी हो, अगर हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से करें तो काफ़ी आसान हो जाता है और याद करने में भी काफ़ी सुविधा होती है। तो इसी सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके पास जो है वो इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है। इलास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए अगर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा यह एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसके कारण कोई भी बॉडी अपने शेप एंड साइज को रिगेन करता है जब उस पर से डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव किया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, किसी रबर को पुल किया, छोड़ दिया तो वापस वो अपनी स्थिति में आ जाता है। इसी तरह से अगर आप मैदे का आटा ले लें, गूंथने के बाद अगर उस पर प्रेस करें तो थोड़ी देर छोड़ दें तो वापस वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से कम बैक करते हैं, उसे आप परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के नाम से जान सकते हैं। अब यहीं पर एग्जांपल मैं आटा का ही ले रहा था। अगर गेहूं के आटे की बात करें तो उसको प्रेस करने के बाद से वो कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है। अच्छा, ये एग्जांपल मैं जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए ले रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ लें। तो हर एक बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिस कारण वो अपने शेप एंड साइज को वापस रिगेन करता है। कब? जब हम उस पर से डीफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव करें। अब बात यहाँ पर यह आती है कि डीफॉर्मिंग फोर्सेस क्या है। तो बेसिकली डीफॉर्मिंग फोर्सेस, डी मतलब चेंज, फॉर मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में शेप एंड साइज को ले सकते हैं। वैसा फोर्स जो शेप एंड साइज को चेंज करे उसको डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसा आपने फोर्स के डेफिनेशन में भी देखा है, फोर्स बेसिकली एक पुल और पुश है जो मुख्यतः 4-5 काम करता है। पहला तो स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज वाला जो डेफिनेशन है वो आपने डायनेमिक्स में देखा था। दूसरा उसका मेजर काम है शेप एंड साइज को चेंज करना, जो इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं। तो डीफॉर्मिंग फोर्सेस के बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास फोर्स आता है, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। जैसा कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए डॉट से हमने मॉलिक्यूल्स को दिखाया है और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से उसके बीच के मॉलिक्यूलर फोर्सेस को दिखाने की कोशिश की है। बुक में भी ऐसे ही दिखाया हुआ है। अब किसी भी मॉलिक्यूल को लेकर के हम अगर उसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, शेप एंड साइज में चेंज होगा। लेकिन जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो स्प्रिंग लाइक मॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको वापस अपनी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर यह भी बात है कि ये वापस लाने की स्थिति ये पूर्णतः हो सकती है, टोटल हो सकती है परफेक्टली इलास्टिक केस में, और पार्शियल भी हो सकती है। ओके, तो हम इसे भी देखेंगे। लेकिन जो फोर्स लगा जिसके कारण कमबैक हुआ, वापसी हुई, वो फोर्स आपको रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा। और विद इन इलास्टिक लिमिट की बात है ना। हम जब डिफॉर्मेशन करते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक डिफॉर्मेशन करें तब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आता है। अगर हम उस लिमिट के बियॉन्ड डिफॉर्मेशन कर दें तो उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है। और यही वजह है यहाँ पर एक टर्म हमने डिफाइन किया है, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट के केस में रीस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स तीनों ही इक्वल होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी, ओके, जो अहम रोल अदा करेगा इस चैप्टर में, वो है आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन
साफ दिख रहा है कि चेंज ऑफ डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। और यहाँ जिस डायमेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली कौन सा डायमेंशन, या तो लेंथ, नहीं तो वॉल्यूम, नहीं तो ओरिएंटेशन, दैट इज एंगल। ओके, और अकॉर्डिंगली हम लोग 3 तरह के स्ट्रेन की बात कर सकते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसमें चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और तीसरा शियरिंग स्ट्रेन, जो कि एंगल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन या ओरिजिनल एंगल होगा। अब स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन चूँकि लेंथ बाय लेंथ या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वैसे केस में ये डायमेंशनलेस और साथ ही साथ यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होगा कौन? स्ट्रेन। अब आप दूसरा इम्पोर्टेंट क्वांटिटी की बात करें, ये दूसरा इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है आपका स्ट्रेस। हाँ, ये स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, ये ऑब्जेक्ट या मटेरियल के स्ट्रेस की बात हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रीस्टोरिंग फोर्स डिफाइन किया था। अभी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक नए क्वांटिटी के रूप में डिफाइन होगा, वो होगा स्ट्रेस। अच्छा, एक और बात इम्पॉर्टेंट, अगर आप प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया होता है, लेकिन वहाँ फोर्स जिसकी बात हम लोग करते हैं वो बेसिकली थ्रस्ट होता है, जो नॉर्मल फोर्स होता है। तो यहाँ हम नॉर्मल फोर्स की भी बात करेंगे, बट यहाँ पर स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। और ऐसे केस में एक इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 2 पार्ट में, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस बेसिकली क्या है? नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस को और डिटेल में आगे पढ़ते हैं, उसके पहले इसके एसआई यूनिट को जान लें। तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन ml-1 t-2। सेम एज प्रेशर, प्रेशर का भी यूनिट एंड डायमेंशन यही होता है। तो क्वांटिटी भी उसी के जैसा है, आगे चल करके डिस्कस करेंगे। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के बाद एक रिलेशन या लॉ की बात करें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंबाइन करता है, और ये लॉ है आपका हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी। इसके स्टेटमेंट की बात करें तो एक साफ सुथरा स्टेटमेंट यहाँ आपको मिलेगा, विदिन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के विदिन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह के मिलेंगे आपको, जिसको हमको डिस्कस करना है। पहला आपका यंग्स मॉडुलस, जिसको कैपिटल Y से डिनोट करेंगे। दूसरा बल्क मॉडुलस, जिसको आप K से डिनोट करेंगे। कोई कोई बुक कैपिटल B से भी डिनोट करता है, हम स्टैंडर्ड नोटेशन लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट है शियरिंग मॉडुलस, जिसको हम ईटा से डिनोट करेंगे। तो 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास आएंगे। 1 बाय 1 ये सिस्टमेटिक नोट्स की तरह है, जिसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की थी, उसमें पहला यंग्स मॉडुलस का डिस्कशन कर लें। तो यंग्स मॉडुलस बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट, उसको हमने दोनों साइड से पुल करना शुरू किया, या एक साइड से पुल करना शुरू किया और एक साइड रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। लेंथ इसका बदल करके L + डेल्टा L हो गया। तो वैसे केस में नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो फोर्स बाय एरिया, और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L बाय ओरिजिनल लेंथ। इस हिसाब से यंग्स मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिवाइड करने से मिलेगा। आप डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने के बाद
जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा कैपिटल Y इज इक्वल टू F इंटू L डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L। ये यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन हो गया। चलिए दूसरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें। दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस है और ये नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि हर तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है और नॉर्मली फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे केस में उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है। वॉल्यूम का चेंज डेल्टा V अगर ले लें तो ऐसे केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V बाय V। लेकिन एक बात और, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस डेल्टा V लिखना ज़्यादा उचित होगा। बात रह गई, हमने हर तरफ से फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स बाय एरिया, यहाँ पर फोर्स थ्रस्ट का काम करेगा और ऐसे केस में ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा फोर्स बाय एरिया वो प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पर बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू F बाय A इज इक्वल डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा V बाय V, जो कि P डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा V बाय V। फाइनली K इज इक्वल टू माइनस PV बाय डेल्टा V। अच्छा, एक और ख़ास बात यहाँ पर, अगर हम बल्क मॉडुलस से रेसिप्रोकल को फाइंड करते हैं तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल आपका कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। ओके, चलिए तीसरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तरफ चलें और तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका शियरिंग मॉडुलस है, जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो है। अब देखिए, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, डायग्राम में जो फोर्स है वो अपर सरफेस के पैरेलल मतलब टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है, इसीलिए अगर ये फोर्स और एरिया से डिवाइड कर दें तो आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस मिल जाएगा। नेक्स्ट शियरिंग स्ट्रेन की बात करें, बेसिकली वो डेल्टा थीटा बाय थीटा होता है। रेफरेंस एंगल को हम यूनिट मान लें तो देखिए यहाँ पर जो अपर सरफेस डिस्प्लेस किया एक एंगल थीटा से, तो आप यहाँ पर डेल्टा थीटा की जगह पर थीटा और थीटा की जगह 1 ले लें तो शियरिंग स्ट्रेन थीटा बाय 1 हो जाएगा। इस तरह से शियरिंग मॉडुलस ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय थीटा, जो फाइनली ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A थीटा। अच्छा, शियरिंग मॉडुलस का एक दूसरा भी नाम है। दूसरा नाम क्या है? तो शियरिंग मॉडुलस का दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलिए, 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन। तो यहाँ पर आपको दिखा कि ऑल्दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, इसके बावजूद A इस पे डिपेंड नहीं करता। अब बोलिए कि ये क्या बात हुई है? फॉर्मूला में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हम कर रहे थे और यहाँ बोल रहे हैं इससे इंडिपेंडेंट है। ऐसा इसलिए, जैसा कि आप क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़े होंगे, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I, लेकिन रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता। उसी तरह यहाँ भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज़, हमारे पास होने को तो 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, लेकिन यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी केवल सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि नॉर्मल फोर्सेस का स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस यही दोनों टॉलरेट कर सकते हैं, जबकि बल्क मॉडुलस तीनों स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसा देख रहे हैं कि सॉलिड इज ग्रेटर देन के लिक्विड इज ग्रेटर देन के गैस, तो सबसे ज़्यादा बल्क मॉडुलस आपका सॉलिड का होता है। एक और बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों तरह के जो देखेंगे उसका यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज प्रेशर या स्ट्रेस होगा, ये आप चेक भी कर सकते हैं। और एक रिलेशन है तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में, 9 बाय यंग मॉडुलस Y इज इक्वल टू 1 बाय K प्लस 3 बाय ईटा।
होपफुली आपको ये सारी बातें सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। इसके कुछ डेरिवेशंस वगैरह हैं और कर्व वगैरह, जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में दिखाया था आपको कि सर्टेन पार्ट यहाँ पर है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।